लेकिन आपको इस तरह से विग्रह करके बताने पड़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास, बहुत अच्छा है ये भी। इस वाले समास की हम डिफाइन देख लेते हैं। क्या डिफाइन है? इस समास की परिभाषा ये है कि जिस समास के समस्त पद का कोई भी पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और बहुब्रीहि समास में विग्रह करने पर क्या आता है, कई चीजें, कई बार आपको क्या होगा, शब्द का समास आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, लेकिन मन में उसको विग्रह कर लोगे, अलग अलग कर लोगे, तोड़ लोगे, तो शायद आप उसको समझ पाओगे। तो उसकी एक ट्रिक ये है कि जब हम उसको विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे, तो वहां पर जिसका, जिसके, जिसकी, वाला या वाले आती है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि ये जो समास वाला चैप्टर है वो उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला उदाहरण है मृग लोचन। मृग का मतलब होता है हिरन और लोचन का मतलब होता है नेत्र। तो यहाँ पे हम विग्रह किस तरह के कैसे करेंगे? मृग के लोचनों के समान लोचन, यानी कि ऐसे नेत्र जो किसके समान है? हिरन के समान है। तो यहाँ पर हम ना तो पूर्व पद की बात कर रहे, ना हम उत्तर पद की बात कर रहे, यहाँ पे कोई तीसरे ही बात करने लग रहे हैं। क्या कि हमने क्या कल्पना की कि ऐसे नेत्र जो किसके समान है? मृग के लोचन के समान है, यानी कि जो हिरन है उसकी जो आंखें होती हैं उसके नेत्रों के समान जो आंखें हैं वो क्या हो गई? तो यहाँ पे हमने विग्रह करके पता लगाया कि जहाँ पे मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी, जिसका, जिसके, वाला, वाले आए, और ना तो पूर्व पद हो ना उत्तर पद हो, कोई मतलब नहीं, कोई अन्य बात की जाए जिसमें, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। घनश्याम। घन यानी के होते हैं काले, और श्याम, घन यानी होता है बादल, और श्याम यानी कि काला रंग, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं घनश्याम। घनश्याम क्यों बोला गया? उनको इसलिए बोला गया क्योंकि उनका रंग किसके समान था? बादलों के समान था। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? घनश्याम को हम किस तरह से अलग करेंगे? मन में पहले अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आइडेंटिफाई कीजिए यहाँ पे कौन सा समास है, तो आप किस तरह से करेंगे? घन के समान श्याम है जो, इसका मतलब घनश्याम, है ना। बादलों के समान जो श्याम है वो घनश्याम कहलाएंगे। तो पेट, अब आपके मन में एक कल्पना बन जाएगी, लंबा है उदर जिसका, यानी कि बड़ा है उदर जिसका। थोड़ा सा अब पहले आपने इस तरह से विग्रह करके देखेंगे मन में, लंबा है उदर जिसका। अब आपके मन में दिखेगा लंबा उदर तो गणपति जी का है, अर्थात गणेश जी, है ना। तो इस तरह से जब भी हम किसी अन्य के बारे में सोचें या अन्य किसी का इंडिकेशन होता है, वहां पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है, जहां ना पूर्व पद की बात की जाए ना उत्तर पद की बात की जाती है, अन्य किसी की, जिसका, जिसके, वाली, वाला। अब जैसे मैंने लंबा उदर, लंबोदर बोला, तो मैंने क्या बोला? लंबा है उदर जिसका, है ना। तो वहां पे गणपति जी हैं। तो हमें ये नहीं बताना कि हाँ, तो हमने कैसे इसका विग्रह किया, लंबा है उधर जिसका, यहाँ पे जिसका आया, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। पूरा, और ना पूर्व पद ना उत्तर पद, पूरा ही उसका वो है, और किसी अन्य को इंडिकेट करता है, वो किसी दूसरे को। और इसकी ट्रिक ये है कि जहां पर जिसका, जिसके, वाला, वाली आए, आप विग्रह करके देखेंगे। और यदि मैं आपको इस तरह से दूंगी नीलकंठ शब्द, अब वही नीलकंठ आ गया, लेकिन समास पूछा जाएगा तो आपको अगर वो वाला भी उसमें होगा तो आप वो देख लेंगे विग्रह करके। और नहीं तो आप किस तरह से करेंगे? नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन होंगे? शिव, ठीक है ना, शिव। फिर यहाँ पे जिसका आ गया तो विग्रह, तो मैं आपको जैसे शब्द दे दूंगी नीलकंठ, तो आपको विग्रह करना है, तो आप कैसे लिखोगे? नीला है कंठ जिसका, ब्रैकेट में शिव, ठीक है। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास में ना पूर्व पद की बात होती है ना उत्तर पद की, यहाँ अन्य ही का बोध किया होता है, और जिसका, जिसके, वाला, वाले आए, वहां पर क्या होता है? ये जो है बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो वहां पे मैंने बताया था कि जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है और विशेषता बताई जाती है उसकी, ठीक है। तो इस तरह से आप पता लगा लेंगे कि वहां पे कौन सा समास है। और जब इस तरह से पूछा जाता है तो या तो आपको ऑप्शन में ये दिया ही नहीं जाएगा, और यदि दिया भी जाता है तो विग्रह करने को बोला जाता है आपको, तो विग्रह करके आप पता लगा लेंगे, ठीक है। अब ये जो पेज नंबर 71 मैंने आपको भेजा था, उसका ये जो ऊपर है द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर, आप उसको अभी छोड़ दीजिए। पहले मैं पूरे आपको समास, दो समास जो रह गए वो समझ लीजिए पहले, ठीक है। अभी अंतर को छोड़ दो, अंतर मैं बाद में बता दूंगी। तो उसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास भी बहुत इजी है।
जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई गौण पद नहीं होता, कोई छिपा हुआ पद नहीं होता, उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास। और इनमें दो शब्दों को मिलाने वाले समुच्चय बोधक यानी कि बीच में एक डैश लगा होता है, और इसका उस डैश का मतलब क्या होता है? और होता है, तथा होता है, या, अथवा, एवं का बोध कराता है वो इसका। लेकिन वो डैश से ही हम उसकी पूर्ति कर देते हैं, वहां पे हमें ये नहीं लिखना पड़ता राम और लक्ष्मण, माता और पिता, उसकी जगह पे हम क्या कर लेते हैं? एक डैश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको कहीं भी डैश दिखेगा समास में, वहां पर आपको द्वंद्व समास होता है। ठीक है, लेकिन इसको विग्रह किस तरह से करेंगे? इस तरह से लिखें, ये शब्द आप देखिए जरा, ये जो शब्द है वो लिखे हुए हैं, देखिए माता पिता, बीच में डैश लगा हुआ है, फिर दूसरा है रुपया पैसा, बीच में डैश। जब भी आपको बीच में डैश दिखेगा, दैट मीन्स वहां पे द्वंद्व समास है। ठीक है, वहां पे द्वंद्व समास की बात हो रही है। लेकिन विग्रह कैसे करेंगे? माता पिता है तो आप कैसे लिखोगे विग्रह करते समय? माता और पिता, विग्रह इसको इस तरह से किया जाता है। अगर आपको ये पूछा जाए भाई समास कौन सा है, तो आप समास आइडेंटिफाई कर लोगे, कभी चिन्ह देख के, कभी मन में विग्रह करके। लेकिन आपको विग्रह पूछा जाएगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, माता और पिता। ठीक है, ऐसे ही अगला है रुपया पैसा, तो रुपया और पैसा, मतलब इसमें और अथवा ये इंडिकेट किया जाता है, और बीच में जब भी आपको डैश दिखेगा वहां पे द्वंद्व समास होता है। ये सबसे अच्छे समास हैं, द्विगु और द्वंद्व, इसमें आप कभी भी गलत नहीं कर पाओगे, गलतियां। चलिए अब अव्ययी भाव समास समझ लीजिए। अव्ययी का मतलब आपने संस्कृत में भी अव्यय शब्द सब पढ़े होंगे। अव्यय शब्द वे होते हैं जो किसी भी अर्थ में प्रयोग करे जाएंगे, पर वो कभी भी उनको हटाए अलग, उसमें मतलब उनको भिन्न नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं बताती हूँ, वे शब्द जिनको कि हम नष्ट नहीं कर सकते, वो जस की तस रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, पहले परिभाषा बता देती हूँ। अव्यय हो जाना, जिस समास में पहला पद अव्यय हो, जहां पे आपको मैंने बताया था दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, पहला पद दूसरा पद। पूर्व और उत्तर भूल जाए तो आप याद रखिएगा पहला पद और उत्तर दूसरा पद। तो जो पहला पद है ना, वहां पे आपको हमेशा अव्यय शब्द दिखेंगे, है ना, तो वहां पे क्या होगा? अव्ययी भाव समास होता है। अब आपको पता कैसे लगाओगे कि यहाँ पे अव्यय शब्द है? मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आज जन्म, तो जन्म से पहले आपको ये आ दिख रहा है ना, वो उसका अव्यय है। ठीक है, पहले उदाहरण देती हूँ फिर आपको विग्रह करना बताऊंगी। बे खटके, तो खटक खटके एक शब्द है, और बे जो है उसका क्या है? अव्यय है। ठीक है, आगे लगे रहते हैं हमेशा इसमें। फिर बाकायदा, अब कायदा एक शब्द है और बा उसका क्या है? अव्यय है। इसी तरीके से भरपेट, पेट शब्द है और भर जो है वो क्या है? अव्यय है। तो ये जो आगे जो शब्द रहते हैं, पहले वाले दो शब्द क्या होंगे? पहला दो शब्द या एक शब्द हमेशा अव्यय होता है, वहां पे कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव। अब इसको विग्रह कैसे करते हैं? आजन्म यानी कि जन्म से लेकर, स्टार्टिंग से, तो हमने विग्रह इस तरह से किया। फिर बे खटके लिखा है तो यानी कि खटके के बिना, हमें किसी का खटका ही नहीं है, बेखटक बोलते ना, चोर ने बेखटके चोरी कर ली, यानी कि उसको किसी का डर ही नहीं था। बेखटके यानी कि खटके के बिना। फिर बाकायदा यानी कि बाकायदा आपको याद करना पड़ेगा, मैं इस तरह से बोलती हूँ, बाकायदा मतलब कायदे के अनुसार, उसके अनुसार चलना पड़ेगा, बाकायदा आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे। जब मैं आपको बोलती हूँ यानी कि आपको, जब आप कक्षा में है तो उसके कायदे के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। इसी तरह से जब मैं पेट भरपेट बोलती हूँ ना, बोलते हैं इस तरह से कि भरपेट भोजन करो, तो यानी कि पेट भरकर। ठीक है, ऐसे ही यथासंभव, जैसा संभव हो, अनजाने बिना जाने, हाथों हाथ यानी कि हाथ ही हाथ में, प्रतिक्षण यानी प्रत्येक क्षण। तो ये जो आगे के जो शब्द होते हैं वो किसका इंडिकेट कराते हैं? अव्यय का, तो वहां पे अव्यय शब्द होते हैं। अच्छा, कुछ इसमें ऐसे उदाहरण भी देते हैं जिसमें बीच में डैश लगे हैं, तो आप सोचोगे मैम यहाँ पे तो द्वंद्व समास है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसके उदाहरण देख लीजिए, कई बार एक शब्द की दो बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति यानी कि बार बार आ जाते हैं वो शब्द, तो वो भी शब्द किससे बनते हैं? अव्यय से बनते हैं, तथा इन्हें भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत गिना जाता है, और उनको भी किस कैटेगरी में रखा जाता है? अव्ययी भाव। इसके उदाहरण देख लीजिए, रात ही रात में यानी कि पूरी रात में, है ना, तो उसको जब हम समस्त पद बनाएंगे तो रातों रात हो गया। फिर बातों बात यानी कि बात ही बात में, दो शब्द बात बात इकट्ठे आ रहे हैं, सेम एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति। इसमें आप कंफ्यूज क्यों नहीं होंगे द्वंद्व समास के लिए? क्योंकि द्वंद्व समास में डैश लगा होता है, लेकिन वहां पे दोनों शब्द अलग होते हैं, माता और पिता, रुपया और पैसा, रात और दिन। तो डैश लगे तो आप ये मत सोच लेना कि भाई यहाँ पे भी अव्ययी भाव, यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अव्ययी भाव समास में मैं क्या बता रही हूँ, दोनों एक ही शब्द हैं। रात ही रात में, बात ही बात में,
कानो कान यानी कान ही कान में कान कान 2 बार दिख रहे हैं। एक ही शब्द की कितनी बार आवृत्ति होती है? 2 बार। डैश है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे द्वंद्व समास है। डैश है लेकिन दोनों शब्द एक ही हैं, दैट मीन्स वहां पर अव्ययी भाव है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कई बार नहीं भी दिखेंगे अव्यय आगे शब्दों के, लेकिन वहां पर आपको 2 शब्द जब इकट्ठे एक जैसे दिखे, कान ही कान में, बात ही बात में, रातों रात, बातों बात, विग्रह तो आप बाद में करोगे लेकिन कई बार आपको शब्द दे देंगे रातों रात, बातों बात। अब दोनों शब्द एक जैसे दिख रहे हैं ना, इसलिए वहां पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। आई होप आप लोगों को ये जो मैंने 6 समास पढ़ाए अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी मैं टाइम देखती हूँ, यदि टाइम हो तो मैं आपको, अभी 31 हुए, तो ये जो मैंने बताया था अभी कुछ छोड़ दिया था, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर, वो मैं आपको समझा देती हूँ। वहां पे उसकी परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं। द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाची होता है। मैंने आपको बताया द्विगु समास को आप कैसे पहचानोगे कि पहला पद यानी कि स्टार्टिंग की जो पद हैं उसके जो शब्द हैं वो संख्या का इंडिकेट कराते हैं, हमें संख्या का बताते हैं, बोध कराते हैं, तो वहां पे हम समझ जाते हैं ये द्विगु समास है। और विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष है। परंतु बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का काम करता है, यानी कि पूरा जो पद है वो विशेषण का काम करता है, किसी की विशेषता बता रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे तो कौन समास, इस द्विगु समास में कौन बता रहा है उसकी विशेषता? पद की पहला पद संख्या बता रही है उसकी। विशेषण पढ़े हैं ना, विशेषण समझते हो ना, बस विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया द्विगु समास में क्या होता है कि वहां पे कौन से शब्द बता रहे हैं, आगे के जो 2 शब्द हैं, पहले 2 शब्द हैं वो हमें विशेषता बता रहे हैं कि वो संख्यावाचक है, यानी हमें समझ में आ गया यहाँ पे द्विगु समास है। लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या होता है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पे उन्होंने बताया है कि भाई वहां पे भी कई बार इस तरह के शब्द आते हैं, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे भी संख्या आ रही है तो शायद यहाँ पे भी द्विगु समास होगा, लेकिन नहीं है। देखो मैं बताती हूँ क्या करना है। और बहुव्रीहि समास में पूरा पद ही जो शब्द होता है, समस्त पद क्या होता है? एक पूरा ग्रुप। जब मैं चतुर्भुज बोलूंगी तो वो समस्त पद है, यानी कि पूरा पद, ना उसमें उत्तर पद है ना पूर्व पद। लेकिन अगर उसको अलग अलग कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? पूर्व पद, उत्तर पद। लेकिन वो पूरा इकट्ठे लिखा हुआ है यानी कि वो क्या कहलाएगा? समस्त पद। तो बहुव्रीहि समास में पूरा जो पद होता है, समस्त पद, वो पूरी विशेषता बता रहा होता है। कैसे बताता है देखते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण मिल जाते हैं जिन्हें दोनों समासों के अंतर रखा जा सकता है, जैसे चतुर्भुज, चतुर्मुख, त्रिनेत्र। अब आपको पता है इसमें चतुर आया यानी 4 आ रहे हैं, चतुर्मुख आ रहा है यानी कि 4 मुख आ रहे हैं, त्रिनेत्र यानी कि 3 नेत्रों का समूह आ रहा है। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो द्विगु समास है, लेकिन कुछ अंतर के कारण आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे हम बहुव्रीहि समास भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इनके विग्रह करने पर निर्भर करता है कि ये द्विगु समास है या फिर बहुव्रीहि समास में। तो हम इसको विग्रह करके देखेंगे। कैसे करेंगे? जब हम चतुर्भुज बोलेंगे तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत तो हम किस तरह से करेंगे? 4 भुजाओं का समूह जब बोलेंगे तो वहां पे द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन हम फिर इसको किसी अन्य की बताएंगे। बहुव्रीहि में हमने क्या बोला था? किसी अन्य को इंडिकेट कर रहा है जहाँ पे, और जहाँ पे जिसका, जिसके, वाला, वाले आएगा वहां पे बहुव्रीहि समास होगा। तो हम यहाँ पे चतुर्भुज को कैसे भी बोल सकते हैं? भुज यानी भुजाएं और चतुर यानी 4। 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात कौन है? 4 भुजाएं किसकी दिखती हैं? किसी ईश्वर की है ना, भगवान की है, किसी सामान्य मनुष्य की नहीं है। और वो कौन से ईश्वर है? विष्णु। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो गया? हमने एक कल्पना की, किसकी? 4 भुजाएं हैं जिसकी, मैंने आपको बताया था ट्रिक, जिसका, जिसकी, वाले, वाली आए, किसी अन्य से वो की जाए, ना तो पूर्व पद की बात हो ना उत्तर पद की बात हो, किसी अन्य की बात होती है, वहां पर क्या होता है? कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि। तो यहाँ पे आपको अंतर पता चल गया कि चतुर्भुज में जब हम ऐसे बोलेंगे 4 भुजाओं का समूह, तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। लेकिन हम ऐसे बोले 4 भुजाएं हैं जिसकी, वहां पर क्या हो जाएगा? अर्थात कौन है? विष्णु। किसी अन्य का हमें पता चला। इसी तरह से त्रिनेत्र, तो हम अगर द्विगु समास में करेंगे इसका विग्रह तो कैसे करेंगे? 3 नेत्रों का समूह। लेकिन अगर हम बहुव्रीहि में करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे? 3 नेत्र हैं जिसके, और आपको पता है कि केवल एक ही ईश्वर है जिनके कौन से हैं? 3 नेत्र। और आपको पता है 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात कौन है? वो कौन है? शिव। ठीक है, तो यहाँ पे जब किसी अन्य का ही इंडिकेट हो रहा है, हम किसी और की बात हो रहे हैं, ठीक है, जिसके, जिसका, वाले, वाले, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। देखो यहाँ पे आपकी उन्होंने कंफ्यूजन खत्म कर दी। तो ये तो हुई द्विगु और बहुव्रीहि समास की।
अब दो समास और हैं जिनमें हमें ऐसा लगता है कि वो एक जैसे होते हैं, वो होते हैं कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। इसका और समझ लीजिए फटाफट से। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है। मैंने बताया था आपको कि वो जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, लेकिन वो जो पहला पद होता है वो उसकी विशेषता बता रहा होता है, ठीक है। और उपमा भी की जा सकती है, जैसे मैं बोलूं चंद्रमुख यानी कि चंद्र के समान मुंह, है ना, या चंद्र के समान मुख वाला। अब यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं कि बहुव्रीहि समास से उसकी, क्योंकि इसमें भी ये ट्रिक है कि भाई जिसका जिसके वाला वाली आती है तो आप कंफ्यूज हो गए कि कर्मधारय समाज में अगर मैं बोल दे दूं आपको चंद्रमुख तो आप कंफ्यूज हो गए कि मैम आप ऐसे विग्रह करोगे चंद्र के समान मुख वाला, मैम यहाँ तो वाला आ रहा है तो इसका मतलब बहुव्रीहि समास होगा वहां पे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है जिसके दोनों पक्षों, चलिए उदाहरण से समझाती हूँ आपको। कर्मधारय समास होता है और बहुव्रीहि समास है। एक उदाहरण लेते हैं हम, पीताम्बर। तो कर्मधारय में अगर हम विग्रह करेंगे तो हम कैसे विग्रह करेंगे, पीला है जो अंबर यानी कि कपड़े की व्यवस्था, अंबर यानी कपड़ा, उस कपड़े की क्या विशेषता है कि वो कैसे रंग का है, पीला है, ठीक है। तो कर्मधारय में तो हम विशेषता बताते हैं, लेकिन बहुव्रीहि में हम क्या करते हैं, किसी अन्य की बात करते हैं। तो यहाँ पर पीला है जो अंबर या फिर पीला है जिसका अंबर